पूरी पृथ्वी पर देखा जाए तो 3000 से ज़्यादा प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। और अगर वेनमस सर्पों की बात की जाए तो क्या लगता है अमित, कितनी प्रजातियां होंगी? जहरीले सर्पों को अगर देखा जाए अक्षय तो कहा जाता है कि 25 से 30% सांप जो हैं टोटल स्नेक पॉपुलेशन के वो जहरीले होते हैं। इसमें भी कई सारे डिविजन्स हैं। बिल्कुल, बहुत से डिविजन्स हैं इसमें। सांपों को जो है लैंड स्नेक, सबसे पहले अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो लैंड स्नेक्स और सी स्नेक्स में इनको डिवाइड किया गया। फर्दर अगर हम लैंड स्नेक में और जाएंगे तो कई सारे और भी डिवीज़न हैं जिनको हमने पहले के वीडियोस में कई बार कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सी स्नेक्स पे। में दोस्तों अगर देखें तो जो सबसे ज़्यादा वेनमस प्रजातियों को कैरी करती है फैमिली वो है एलापिड्स की। अगर दुनिया में देखा जाए अमित और मनोज तो सबसे ज़्यादा जो वेनमस सर्पेंट्स हैं वो सिर्फ एलापिड में ही है। बिल्कुल। और कोलब्रिड में भी कुछ सब डिविजन्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ स्नेक्स जो हैं सेमी वेनमस हैं, कुछ जो है वो हाईली वेनमस है। और एलापिड्स का एक सब डिवीजन है जिसे हाइड्रोफाइट एक बंदे ने कहा था। और मैं चाहूँगा टॉपिक पर आने से पहले कि मनोज जी आप हाइड्रोफाइट्स का मतलब बताएं। जी, सबसे पहले हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, फाइट्स मीन हम प्लांट्स को दर्शाते हैं। हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे ऐसे प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं, मतलब जलीय वनस्पति। अमित जी मैं आपसे टिप्पणी चाहूँगा कि जो एलापिड्स की सब डिवीजन होती है जिन्हें हम सी स्नेक्स कहते हैं, उन्हें साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं उस फैमिली को? जी, हाइड्रोफेनाई या हेड्रोफनाई आप उसको कह सकते हैं। और हाइड्रोफाइट्स जैसा कि हमारे दो दोस्त ने भी बताया बिल्कुल नहीं कहते हैं। वो प्लांट्स की हम बात करने लगते हैं अगर फाइट्स पे आए तो। आज दोस्तों ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर सवाल हमसे किया था विश्वरंजन सतपति जी ने। काफ़ी दिनों से हम इस पर वीडियो बनाने का सोच रहे थे, लेकिन कुछ व्यस्तताएं ऐसी रहती हैं दोस्तों कि काम जल्दी हो नहीं पाता है। तो विश्वरंजन जी आपने इतने समय इंतज़ार किया, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो अब कुछ सवाल हैं जो उनके हैं, जैसा सी क्रेट्स जो होते हैं या सी स्नेक्स मैं अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो क्यों इतने वेनमस होते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। सेकंड उनका सवाल ये भी है कि सांपों के वेनम की पोटेंसी को तय करने का या मापने का क्या तरीका है? जो इनका सवाल है उसके सेकंड पार्ट पर हम बाद में आते हैं। पहले हम सी स्नेक्स पर बात करते हैं। तो सी स्नेक्स इतने ज़्यादा जहरीले क्यों होते हैं? उनका जहर किसी लैंड स्नेक से ज़्यादा डेंजरस या ज़्यादा डेडली क्यों होता है? तो इसके होने के एक से ज़्यादा कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि ज़मीन के मुकाबले समंदर में जब उनका किसी जीव से सामना होता है तो उसको मारने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, अक्षय, बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता। ऐसा होता है कि उनके पास एक ही चांस होता है और उस एक चांस में उनको इतना तेज़ उस जहर का असर होना चाहिए कि वो शिकार वहाँ पे डेड हो जाए ताकि वो उसको खा पाए। दोबारा उनको वो चांस मिलने वाला नहीं है। अगर ये भी देखिए कि ज़मीन के मुकाबले समंदर में शिकार करना किसी भी जीव के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हम देखेंगे कि जो ज़मीनी शिकारी हैं, अगर हम उनको कंपेयर करते हैं समुद्री शिकारियों से, समुद्री जीवों से अगर हम उनको कंपेयर करते हैं तो समुद्री शिकारी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्किलफुल होते हैं शिकार में, क्योंकि उनको शिकार पकड़ने का या मारने का उतना मौका नहीं मिल पाता जो ज़मीन में मिलता है। समंदर में छुपने के बहुत से तरीके हैं और बहुत सी जगहें हैं। आपकी टिप्पणी इस पर क्या होगी मनोज, कि क्यों ऐसा होता है कि एक अलग तरीके से मॉडिफाइड होते हैं सी स्नेक्स जो होते हैं, एक्वाटिक स्नेक्स जो होते हैं, अलग तरीके से मॉडिफाइड होते हैं और इनके एरियाज़ जैसे हमें पता है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में ख़ास करके मिलते हैं। तो मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे दो तरीके का है। पहला कि इनकी लोकेशन सिर्फ इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन तक ही सीमित क्यों है? क्यों ये अटलांटिक में या दूसरे ओशंस में नहीं मिलते? और दूसरा, जैसा अमित जी ने कवर अप किया कि इनके वेनम की पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या कारण होता है कि ये टेरेस्ट्रियल स्नेक्स जो होते हैं, लैंड स्नेक्स होते हैं, उनसे अलग होते हैं? सबसे पहले मैं मॉडिफिकेशन पे आना चाहूँगा। इनके जो टेल होता है वो फ्लैट होता है, किसी मछली की तरीके से, और चप्पू के आकार का। इन्हें पानी में इजीली तैरने के और फास्ट तैरने को काफ़ी हेल्प करता है, जिसकी वजह से अपने छोटे मोटे जो मछलियाँ रहती हैं, शिकार रहते हैं, वो उनको इजीली पकड़ सके। दूसरी बात ये है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में मोस्टली पाए जाते हैं, क्योंकि अटलांटिक ओशन हो गया, आर्कटिक ओशन में, यहाँ ये जो पानी होते हैं काफ़ी ठंडे होते हैं। इनके लिए प्रॉपर तरीके से इसमें रह नहीं पाएंगे। वहाँ पे वार्म करंट्स जो आते हैं, जो ओशन करंट्स जो आते हैं, वो रहते नहीं हैं।
और हो सके तो फूड भी इनके लिए अवेलेबल थोड़ा कम होता है आर्कटिक में ठंडे पानी होने की वजह से। और जो तीसरा पॉइंट है वेनम की पोटेंसी की वजह से, जैसे कि आप लैंड में कहीं जंगल में अगर कोई शिकार है इनका, तो उनके बीच में अगर सपोज़ कोई भी वाइपर अगर चेज़ कर रहा है लैंड में, तो उसके जो चूहे या कोई प्रे है उसको काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है उसके प्रे को, जिसकी वजह से सांप ईजिली मूवमेंट करके पकड़ लेता है। तो वेनम की पोटेंसी वहाँ तक सीमित है। लेकिन सी में क्या होता है कि एक खुला समुद्र है, तैरने के लिए उसके लिए कई हज़ार लाखों किलोमीटर तक का एरिया है, वो सीधे तैर सकता है, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होता है। इसलिए वजह से भी इनकी पोटेंसी को बढ़ाना और अपने आप में कई मॉडिफिकेशंस लाना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेथ टोल की अगर बात करें तो ज़्यादातर मामलों में जो फिशरमैन होते हैं वही इसका शिकार होते हैं। कारण स्पष्ट है कि वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल डालते हैं और नेट से निकालने के वक्त, नेट से जो फिशिंग नेट होता है उससे निकालते वक्त बाइट हो जाती है। और एक स्टडी ये भी कहती है कि इनके दांत काफ़ी बारीक होते हैं और 90% केसेस में फिशरमैन जो होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि उनको बाइट हो गई है। बिल्कुल सही। बाई कैच का शिकार बहुत से सांप होते हैं अक्सर। यहाँ पे होता ये है कि जब फिशरमैन फ़िश पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि उसमें कई समुद्री सांप निकलते हैं और होता ये है कि उनको समंदर से निकाल के यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है, उनकी भी डेथ हो जाती है। और कई बार जो फिशरमैन होते हैं उनको भी बाइट हो जाती है। डेथ टोल कम होने के कारण और एक लोकल एरिया में मतलब सिर्फ सिमटे होने के कारण, समुद्री इलाकों में सिमटे होने के कारण इन पे और इनके वेनम पे स्टडी अब तक बहुत कम हुई है। इसी कारण से इनके वेनम को अच्छे से जाना नहीं गया है, अभी समझा नहीं गया। इस पे अगर और स्टडी होगी तो ज़रूर ये पता चलेगा कि कोई भी लैंड स्नेक इनके जहर के पोटेंसी के आगे किसी भी लैंड स्नेक का जहर टिकेगा नहीं। कितनी स्पीशीज होंगी अमित सी स्नेक्स की? जी पूरे कंफर्मेशन के साथ ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन 50+ स्पीशीज, कहीं 52 कहीं 56 ये बताया अलग अलग स्टडीज में अलग अलग दावा किया लेकिन 50+ की तो खोज हुई है, ये कंफर्म करके बताया जा सकता है। और जैसा कि आपने बताया मनोज जी कि ज़्यादातर ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में मिलते हैं, तो हाँ हमारे इंडिया में भी इसकी 20 से लेके 26 स्पीशीज़ तक हम देख सकते हैं। अमित जी, आपने एक पॉइंट कहा कि फिशरमैन जब उसे नेट से निकालते हैं तो चलिए बाइट नहीं हुई तो वो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। इसी पॉइंट को लेके आगे मनोज जी मेरा आपसे सवाल है कि फेंक देते हैं तो अमित जी ने ये कहा कि वो वैसे में मारे जाते हैं, तो ऐसा क्यों है, क्यों वो मारे जाते हैं? क्या वो वापस ट्रैवल करके अपने एक्वाटिक इलाके तक जा नहीं पाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। फेंकने का मतलब ये है कि उसे यहाँ से उठाकर ऐसे जगह पे फेंक देना जिसके लिए वहाँ से उसके वापस जहाँ पे पहले पाया जाता है वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई सारे बैरियर्स आ जाते हैं, कई सारे ऑब्स्टिकल, नेचुरली ऑब्स्टिकल्स भी आ जाते हैं, मैन मेड भी आ जाते हैं, कई जालों में फिर फंसने का खतरा रहता है। और वो बदलाव जो उनको समंदर में मूव करने में मदद कर रहे थे, अब ज़मीन पे वही उनके लिए सबसे बड़े ऑब्स्टिकल हैं। वो ज़मीन से समंदर तक नहीं जा पाते उन्हीं बदलावों के कारण। कई स्टडीज़ तो ये भी कहती हैं कि जो सी वाटर में सर्वाइव करने वाले जीव होते हैं, फ्रेश वाटर उनके लिए जहर होता है। बिल्कुल सही अक्षय। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि फिशरमैन के नेट में सांप फंस के और कई घंटों तक जब जाल बाहर नहीं निकालते हैं वो, तो सांप डूब के भी मरते हैं। ये एक आश्चर्यजनक बात आपके लिए हो सकती है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि सी स्नेक्स को भी सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। आपने ये पॉइंट उठाया, मुझे एक पुरानी बात याद आ गई अमित। एक काफ़ी पुराना वीडियो शायद आपने भी देखा हो, जहाँ पर एक ऐसे स्नेक को जो पानी में भी रहता है और बाहर भी आ जाता है, उसे उभयचर एम्फीबियन घोषित किया गया था। लेट इट बी हूसोएवर इट वाज। लेकिन मेरा आप दोनों से सवाल है कि उभयचर क्या है और सरीसृप क्या है, आप बताएं। बहुत अंतर है और आप इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या फर्क है। तो उभयचर यानी डियोर्नल होता है जो मोस्टली दिन के वक्त आपको दिखाई देते हैं। एम्फीबियन वो होते हैं जैसे मेंढक हो जाते हैं, और रेप्टाइल्स क्या है जो रेंग के चलना पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं क्योंकि वो पानी में हो या लैंड में, दोनों में अगर दिख रहा है तो वो एम्फीबियन ही कहलाए। दोस्तों एम्फीबियन रेप्टाइल्स बिल्कुल दो अलग अलग फैमिली में है, क्लासिफिकेशन अलग अलग है उनका। फैमिली तो जाने दीजिए, उनकी क्लासिफिकेशन ही अलग अलग है। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इज हेपेटोलॉजी। ये एक चीज कॉमन है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस एक जैसे होते हैं। मेंढक का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम
होता है, जो एम्फीबियंस का होता है, सैलामेंडर्स का, Salamanders ये का। टोटली अलग होता है कंपेयरिंग टू रेप्टाइल्स। अगर आप एक मेंढक को देखें और आप एक सांप को देखें तो कहीं से भी वो एक दूसरे से मिलते हुए नहीं लगते हैं। सैलामेंडर भी नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। हालांकि वो भी ऐसा चलता है, लेकिन नॉट पॉसिबल, नहीं, ये बिल्कुल कहीं से नहीं भी मिलता। लोकलाइज हो। बहुत बहुत अलग अलग है। वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि सांप जो है वो डूब के भी मर जाते हैं। बाई कैच जब फिशरमैन नेट को नहीं निकालते हैं तो ये समुद्री सांप आधे घंटे तक तो समंदर में रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। और जब वो जाल में फंसे होते हैं और जाल बाहर नहीं निकल रहा होता तो अपना डूब के मर जाते हैं। जो मेटाबॉलिज्म है, ऑक्सीजन लेवल का सैचुरेशन है, इसको ये कम करके कुछ देर, कुछ घंटों तक सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन एक प्रेशराइज्ड सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन जहां वो ट्रॉमा में है, बिल्कुल वहां पर उनके लिए अपने ऑक्सीजन लेवल को कम कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इसमें दो चीज़ें हैं दोस्तों, जब वो अंडर वाटर होते हैं शिकार करने के लिए, तब वो नोइंगली अपने ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल कर शिकार कर रहे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा देर तक रह पाते हैं। और जब वो नेट में फंसे होते हैं तो वो सिचुएशन है बच के निकलने की, ट्रोमैटिक सिचुएशन है, और ऐसे में जो हार्ट रेट होता है, ब्लड प्रेशर होता है, काफ़ी तेज़ हो जाता है, और ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए ही जो ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइविंग अंडर वाटर है वो गिरती जाती है और बहुत जल्द उनकी मौत हो जाती है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, और ये एक स्पेसिफिक जानकारी भी है कि जितने भी समुद्री सांप होते हैं, ये एक सर्वाइविंग टेक्निक भी है कि अगर आप कभी समंदर में हैं, समंदर के आसपास हैं, आप अगर समुद्री सांप का पीछा कर रहे हैं, अगर आपको ताज़ा पानी चाहिए तो समुद्री सांप भले समंदर में रहते हैं, लेकिन पीने के लिए उनको ताज़ा पानी ढूंढना पड़ता है। फ्रेश वाटर ही वो पीते हैं। और अगर आप कहीं फंस गए हैं समंदर में, ताज़ा पानी आपको नहीं मिल रहा है, तो सर्वाइवर एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि आप समुद्री सांप का पीछा कर सकते हैं सेफ डिस्टेंस से। वो आपको फ्रेश वाटर के सोते तक ज़रूर ले जाएगा। तो अगर आप स्कूबा डाइवर नहीं हैं तो सांपों के पीछे ना जाएं। तो बहरहाल अब आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से में। जो पहला हिस्सा था काफ़ी बड़ा और डिस्क्रिप्टिव हो गया। दूसरा हिस्सा मैं चाहूँगा अमित जी आप शॉर्ट एंड स्वीट वे में समझाएं कि LD50 रेट, हालांकि एक शॉर्ट वीडियो आज आपने अपलोड किया था। LD50 रेट मनोज क्या है, अमित आप भी समझाएं कि किस तरीके से वेनम की पोटेंसी हम नापते हैं। तो वेनम की पोटेंसी को नापने का ये एक ऐसा तरीका, इंसान मोस्टली अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो जीव जंतुओं पे करने पे यकीन रखता है, और चूहे जो हैं इसका सबसे अच्छा शिकार बनते हैं। तो हम जो है अपना एक्सपेरिमेंट सांपों के जहर की टॉक्सिसिटी को नापने के लिए चूहों का इस्तेमाल करते हैं कि 50 चूहों को मारने के लिए एक सांप के जहर की कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है। तो सीधी सी बात है, क्वांटिटी जितनी कम इस्तेमाल होगी, जहर उतना ज़्यादा पोटेंट होगा। इसी को LD50 रेट। आपकी टिप्पणी मनोज जी। जी, जैसे कि LD50, अगर किसी सांप की LD50 रेटिंग 0.04 mg पर ग्राम में होगी तो वो 4 है अगर, तो सपोज बहुत कम है। अगर किसी स्नेक की 0.5 है तो वो उससे ज़्यादा है, मतलब पोटेंसी कहीं ना कहीं पॉइंट में कम है उसकी। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको आपका जवाब मिला होगा, और अगर कुछ इसमें पॉइंट हमने छोड़ दिए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी दर्शकों को ये जानकारी कैसी लगी, आज का वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। सजेशन में जाता है वीडियो, इसलिए कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।